लॉकडाउन, बिजली गिरने की भी आशंका। रांची में फिर हुई वैक्सीन की किल्लत, राजधानी में आज के लिए बचे हैं सिर्फ 1640 डोज। कल से 9 जुलाई तक लगेगी सिर्फ कोविशील्ड की खुराक। नौकरशाही से नाराज नीतीश के मंत्री मदन साहनी, मंत्री ने किया इस्तीफे का ऐलान, बोले अफसरों की मनमानी से था परेशान। वहीं मधुबनी के खजौली में बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी, आम जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित, सीए से की जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिन बाद पटना में कोरोना से की मौत हो गई है। बिहार में 24 घंटे में 224 मरीज ठीक हुए हैं, तो 187 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। प्रदेश में संक्रमण से 4 मरीजों की जान गई है और बिहार में हर दिन बढ़ाई जा रही कोरोना की जांच। संक्रमण के नए मामलों में हर दिन देखा जा रहा है काफी उतार चढ़ाव और बिहार में कोरोना से अब तक 9,592 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो 5 दिन के बाद पटना में कोरोना से एक की मौत सामने आई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में 24 घंटे में 224 मरीज ठीक हुए हैं, तो 187 नए संक्रमित भी मिले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। गौतम, 5 दिन बाद पटना में कोरोना से फिर एक मौत की पुष्टि की गई है। बिल्कुल, देखिए एक मौत की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही कोरोना में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ गया है। तो हालांकि 2 दिन कोरोना की तरफ बढ़ने के बाद राज्य में केसेस घटे हैं, ये नए आंकड़े बताए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। वहीं आज पटना में 36 कोरोना संक्रमित मिले हैं। टोटल राजधानी पटना में 36 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 35 जिलों में 10 से भी कम केस है। यानी पूरे बिहार के लिए अच्छी खबर है कि इस वक्त कोरोना को लेकर ढलान में है और जो 2 दिन संक्रमण का दायरा बढ़ा था उसके बाद बिहार अब पटरी पर आने लगा। यानी कि अब धीरे धीरे कोरोना मुक्त होता हुआ बिहार दिख रहा है। और जिस तरह से 2 दिन बढ़ने के बाद कोरोना के नए केस में कल कमी आई, उसके बाद देखिए तो राज्य में 187 मरीज मिले थे। बुधवार को भी 260 मरीज मिले। जमुई में एक भी नया केस नहीं मिला है। ये एक अच्छी खबर है कि जमुई में एक भी नया केस नहीं मिला। इसके साथ ही 35 जिलों में तकरीबन 3835 जिलों में 10 से कम संख्या है, जो कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर चुका है। तो ऐसे कई जिले हैं जहां एक मरीज मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिहार की अच्छी खबर है। और इसके साथ ही गौतम, अगर बात की जाए कोरोना जांच की बात की जाए तो इसकी संख्या में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है गौतम। हाँ बिल्कुल, काफी उतार चढ़ाव है आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन रिकवरी रेट का अच्छा होना, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में जांच में पॉजिटिव मरीजों का कम होना, ये सब अच्छे संकेत है बिहार के लिए। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है लॉकडाउन की वजह से काफी राहत बड़ी खबर रही बिहार के लिए और काफी सक्सेसफुल रहा। ये अलग बात है कि कुछ जगह को छोड़ गए तो अभी भी संक्रमण का दायरा है और अस्पताल में अभी भी मरीज जो है वो इलाज करा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो संक्रमण है वो खत्म होने के कगार पर है और लोगों की जागरूकता की पहल है कि जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग का उपयोग किया और आगे भी उन्होंने जीवन में अपनाने का लक्ष्य बनाया है, तभी जाकर के कोरोना से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 5 दिन बाद पटना में कोरोना से एक की मौत की पुष्टि की गई है। बिहार में 24 घंटे में 224 मरीज ठीक हुए हैं और 87 नए मरीज मिले हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिन रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने पतरातू पीटीपीएस लेक रिजोर्ट के एरिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रामगढ़ डीसी ने बताया कि पतरातू लेक रिजोर्ट के आसपास के सरकारी जमीनों में जो भी नई दुकानों और भवनों का निर्माण किया जा रहा है उसे जल्द हटाया जाएगा। और साथ ही बताया कि पीटीपीएस संपदा पदाधिकारी और
सीओ पतरातू द्वारा उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है जो भी पुराने अस्थायी या अस्थायी निर्माण हुआ है उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और साथ ही कोई नया निर्माण न हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इस निरीक्षण कार्य में एसडीओ रामगढ़ कीर्ति श्री पतरातू, सीओ शिव शंकर पांडे और संपदा पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये बेसिकली पीटीपीएस जो पतरातू रिजॉर्ट एरिया है, आसपास की रोड्स है, यहाँ पर हाल के दिनों में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन जो सरकारी ज़मीन है, पीटीपीएस की ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, उस पर इंक्रोच करके लोग निर्माण कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने अंचल प्रशासन की तरफ से लोगों को नोटिस दिया है सरकारी ज़मीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें, उन्हीं को चिन्हित करते हुए नापी कराते हुए सभी जगहों पर जहाँ की इंक्रोचमेंट है तो ऑफिस को नोटिस देकर तो इंक्रोचमेंट चिन्हित करने के उसको हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी संबंध में होगी। ये कब तक सर कार्रवाई हो पाएगी? ये इमीडिएट, जैसे मैंने आपको बताया, तो पहला स्टेप है कि मेजरमेंट करके ये देख लिया गया कि सरकारी जमीन पर कहाँ कहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, उनको नोटिस देकर फिर तुरंत उनको हटाने की कार्रवाई के अधिभोग क्षेत्र में कुछ स्थायी कुछ अस्थायी दोनों तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उनको नापी का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है और कुछ मामलों में नोटिस इशू किया गया है। अस्थायी स्ट्रक्चर जो हैं उसमें कुछ और जो नोटिस के लिए बाकी बचे हुए हैं उनको कल से हम लोग नोटिस इशू करेंगे और जो अस्थायी स्ट्रक्चर हैं कल हम लोग माइकिंग कर रहे हैं, 2-3 दिनों का समय देंगे। अगर हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर हम लोग जेसीबी के माध्यम से उसको बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई अगले 2-3 दिनों में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता डीके राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राठौर, उपायुक्त में लेक रिजॉर्ट एरिया का निरीक्षण किया है, निरीक्षण में क्या कुछ कहा? जी सर, हमारे रामगढ़ के उपायुक्त वहाँ पे जितने भी अस्थायी और अस्थायी जितने भी दुकानदारों हैं जो सरकारी जमीन पे बनाए हुए रिसोर्ट के कारण जी उन्हें तत्काल में खाली कराने का आदेश दिया है। उन्हें 1-2 दिन के अंदर में ही सारे सबको नोटिस दे दिया जाएगा। अगर नोटिस के विरोध में अगर वो जाते हैं तो फिर सरकार अपने तरफ से जोर जबरदस्ती करके वो दुकान सारे से खाली करवाएगी, क्योंकि वो रिसोर्ट एरिया है। वो रिसोर्ट एरिया एक दर्शनीय आपको रिसोर्ट एरिया उसको बनाया जा रहा है पूरा चारों तरफ से जी, मतलब पर्यटक विभाग की तरफ से वो सारा चीज उनको एक सुंदरीकरण के तहत उसको लाया जा रहा है, क्योंकि वो डैम पतरातू डैम जो चारों तरफ से एक मनोहर दृश्य में है जागरूक, तो उसको लेके जिला प्रशासन काफी एक्टिव है। इसी लेके ये सारा जो दुकानदार है उसको दुकान को वहां पे खाली करा के सारा चीज हटाया जाएगा। जी, तो दुकानदार जो है वो मान गए हैं, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से उन्हें हटाया जा रहा है तो क्या उनको हटाने के बाद कहीं दूसरी जगह मुहैया कराई जाएगी या फिर उनका क्या कुछ कहना है? क्या बात हो पाई उनसे? नहीं, अभी दुकानदारों से कुछ ऐसा कहना नहीं है। दुकानदार लोग कुछ टाइम मांगे हैं कि हमें कुछ समय दीजिए, उसके बाद हम लोग जो आगे का होगा, अगर हम लोग जिला प्रशासन कहीं हम लोग को जगह देती है तो हम लोग उस जगह बसने का काम करेंगे, क्योंकि ये कोरोना काल का लेके हम लोग किस जगह जाएंगे, ऐसी हमारी महामारी में अभी हम लोग फंसे हुए हैं, हमारा परिवार हमारा बच्चा किस तरह से हम लोग जिंदगी अपना बसर करेंगे, उसी का लेके ये लोग अभी चल रहे हैं लोग आपस में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं गढ़वा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना दोष स्वीकार किया। पुरानी दुश्मनी में हत्या को अंजाम देने की बात कही है। इसकी जानकारी गढ़वा एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। थाना अंतर्गत 27 जून को जो एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था, इस संबंध में कानून संख्या 162-21 दर्ज कर दिया गया था और उद्भेदन नीति जो है वो एसडीपीओ रंका के नेतृत्व में टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो है इस कांड में जो शामिल अपराध कर्मी हैं उनको चिन्हित किया गया, उनके द्वारा अपने गुनाह को जो कबूल किया गया और उसका रीजन जो है वो निजी रंजिश होना उनके द्वारा बताया गया। साथ ही इस कांड में जो कई हथियार हैं वो हथियार भी उनके निशानदेही से बरामद किए गए।
तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है और उसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो बीते दिन हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना दोष स्वीकार किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ फोनलाइन में मौजूद हैं। आशीष, पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है, क्या कुछ जानकारी है? तो गढ़वा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आशीष पांडे हमारे साथ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड का खुलासा किया गया है और 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना दोष स्वीकारा है और ये भी कहा कि पुरानी दुश्मनी में हत्या को अंजाम देने की बात कही गई है। और आशीष हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, हत्याकांड का खुलासा किया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गढ़वा जिला करंटा थाना का मामला था, जहां गुरुद्वारा गांव निवासी विजय प्रजापति की पत्नी जिंदा देवी के हत्या मामले में जी 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। देवर भी है और ये मामला पता है जिनको था कि चतरपत्री नाला है, वहाँ नाला पड़ता है एरिया में, वहीं पे इनका डेड बॉडी मिला था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को छानबीन करते हुए 3 लोग गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीते दिन कन्नौज के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने की मांग सुन्नी और देवबंदी पक्ष कर रहा था, जिस कारण घंटों तक कन्नौज कोतवाली में पंचायत चली। सदर एसडीएम गौरव शुक्ला और सीओ शिव प्रताप सिंह ने दोनों पक्ष के प्रमुख लोगों को बैठाकर पंचायत के दौरान घंटों बाद निष्कर्ष निकाला कि 1 बजे से 1:45 तक सुन्नी पक्ष के द्वारा नमाज कराई जाएगी, वहीं उसके बाद देवबंदी पक्ष को समय दिया जाएगा, जिस पर दोनों ही पक्ष राजी हो गए और मामला शांत हो गया। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर जो पक्ष हैं उनके बीच में एक विवाद था, जिसके संबंध में इनका वक्फ बोर्ड में मामला भी चल रहा है और उसमें भी फैसला नहीं हो पाया है। तो दोनों ही पक्षों को यहाँ पर अपने अपने समाधान के लिए आए थे और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 1 बजे से लेकर 1:45 बजे तक एक पक्ष और फिर 1:45 बजे से दूसरा पक्ष अपनी नमाज करेंगे। और इस पर दोनों लोगों ने निर्णय लिया है स्वयं, इसको प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर हम सहमत हैं, उसको हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग उसमें देखते रहेंगे। बिहार में जून के महीने को तबादलों का महीना कहा जाता है। महीने के अंत तक अमूमन हर विभाग के अधिकारियों का तबादला किया जाता है। कल यानी 30 जून को भी हर विभाग को मिलाकर राज्य में 1500 से भी अधिक अधिकारियों का किया गया है, लेकिन तबादले के बाद राज्य में बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी दल के विधायक ने नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया है। इधर आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 30 जून को जारी 257 बीईओ के तबादले के आदेश को वापस ले लिया है। क्योंकि इसमें काफी सूचनाएं मिली हैं, चाहे जिनकी पदस्थापना हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग जिन हुआ, जो पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं उनके द्वारा, या उस विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी मिली है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें ये किया गया है। उसमें भाजपा के मंत्री, जेडीयू का मंत्री तो एक के बारे में हम कह सकते हैं, वो सब के बारे में, जेडीयू में नीतीश का नियंत्रण है, मंत्रियों पर नियंत्रण है, यहाँ किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अब ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस बैकग्राउंड के मंत्री, पैसा वाले, क्रिमिनल, जिस तरह के मंत्री बनाए गए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैच्योर्ड मंत्री, नए लोग, तो आप जेडीयू के आप तो एक मंत्री के बारे में बोले कि जो बाहर से, वो भी इसलिए
वो बाहर से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं इस पार्टी में, बड़ा हाईफाई मंत्री। वहीं बिहार के नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। साहनी ने नौकरशाही से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। मदन साहनी ने कहा कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं। जब अधिकारी मेरी सुनेंगे ही नहीं तो जनता की सेवा कैसे करूंगा। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है, क्योंकि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा, और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। अफसर बेलगाम है और वो किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे एमएलए हो मंत्री हो, हम बार बार एमएलए का भी नाम ले रहे हैं और मंत्री का भी ले, दोनों का महत्व इतना ही है। न कोई ये नहीं है कि मंत्री हो गया तो उसका महत्व बढ़ गया। एमएलए में यही है कि कुछ खुल करके बोल भी लेते हैं तो थोड़ा सा दबाव में आके काम भी, यहाँ तो बोल भी नहीं सकते। आज बोल रहे तो आप लोग भी घेर लिए। वहीं बिहार में एक तरफ सरकार के दावे और दूसरी तरफ क्षेत्रों की बदहाली की तस्वीर। ऐसे ही बदहाली की तस्वीर कैमूर जिले से सामने आई है, जहां दुर्गावती प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के मिश्रपुरा गांव के दलित बस्ती के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क न होने के चलते अगर यहां के लोगों की तबीयत बिगड़ जाए तो परिजन उन्हें खाट पर लेकर 2 किलोमीटर पैदल ही अस्पताल पहुंचाते हैं। नेताओं और अफसरों तक ग्रामीणों ने सड़क को लेकर कई बार शिकायत की मगर निदान नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा विकास और सड़क को लेकर हर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में मिश्रपुरा गांव की एक तस्वीर सरकारी दावों की कलई पोल खोल रही है। बरसात में गांव की हालत ऐसी हो गई कि गाड़ी तो दूर, यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल है। गांव में रास्ता नहीं है, गांव में रास्ता नहीं है, 2 किलोमीटर पैदल लेकर। कब से रास्ते अच्छा, अभी कहाँ की जाएगी उनकी दवा को? गाँव में गाड़ी नहीं चलती, सरकार को निकले नहीं आप? हाँ, कोई बड़ी आवेदन दिया, बाकी कोई सुनवाई नहीं। साइकिल से भी जाने लग रास्ता नहीं खे, सब लाट काट करके सब खेत बना ले बा, और आने जाने का हमको सबको भी परेशानी है। पानी में हेल हेल के आदमी जाता ना होता हमको समझ। अभी तो हम लोग भट्ठा पर से आ रहे हैं, मजदूर आदमी काम कर रहे हैं। हम तो वहाँ के रहने वाले हैं, खुद दिल्ली रास्ते ही हम लोग पे है। नहीं, यहीं से उतर कर जाना पड़ता है सर। अच्छा, कितना दूर लगेगा? कम से कम यहाँ से कम से कम एक गैधरा गाँव है, किलोमीटर में पड़ जाएगा। तो मतलब रास्ता एकदम बिल्कुल जर्जर हो गया। हाँ, एकदम जान ही लायक नहीं आदमी को, कितने आदमी परेशान इसे जाने में रास्ता से। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है जब ग्रामीण सभी तरफ से निराश हो जाते हैं, तब अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए श्रमदान जैसी नीति अपनाते हैं। ऐसा ही एक मामला हजारीबाग के इचाक प्रखंड में देखने को मिला, जहां घायर पंचायत के ग्रामीणों ने सड़क को अपने श्रमदान से बनाने की ठान ली। दरअसल ग्रामीण सड़क मरम्मती को लेकर जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर इस ओर कोई पहल नहीं की गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क बनवाने का बीड़ा खुद उठाया है। दाढ़ी पंचायत मुखिया सुमन देवी, नीचा प्रखंड गरमदाड़ी पंचायत। इस गांव में ऐसा हालत है कि बहुत वर्षों से अभी तक रोड नहीं बना है, और हमारे पंचायत 20 किलोमीटर दूसरे गांव से जाने के लिए 10 से 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अभी तक यही कोई पक्की सड़क नहीं बना है, और यहाँ रोड के किले इतना दिक्कत है कि बीमार आदमी के जाने में और गर्भवती महिला भतरी को जाने में इतना परेशानी होता है कि कोई कहा नहीं जा सकता है। गाड़ी वाले को बुलाते हैं तो वो 1000 के जगह 2000 लेता है, 2500 लेता है, तो बहुत मुश्किल से भगवान का भरोसा करके हॉस्पिटल जाते हैं।
वही शेखपुरा में शहर के रामाधीन कॉलेज मोड़ के साथ दूसरे स्थानों पर भी उत्पाद विभाग ने शराब बरामदगी की टोह में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। दरअसल विभाग को जिले में विदेशी शराब की बड़ी खेप विशेष वाहन से पहुंचाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग सक्रिय हो गया और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि टीम को अब तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। शराब की वाले उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, मिल जाए तो अच्छा है। कहाँ की सूचना था? यही कॉलेज मोड़ पर की गाड़ी क्रॉस करेगी, देसी था। हाँ, देसी विदेशी सब है। क्या अभी तक क्या जांच कर रहे हैं? अभी तक बाइक और 4 व्हीलर और बस से जो इधर से आती है झारखंड के सीमा से उसको चेक किया जा रहा है, और जो भी संदिग्ध जिसको हो रहा है उसको चेक किया जा रहा है। कुछ पता मिली है क्या? हाँ, तो सूचना है कि यहाँ से इस टाइम पे जो है दारू का इधर उधर ले जाना होता है। कुछ सफलता मिली है? अभी तो आज नहीं मिली है, पूर्व में आज से सफलता मिल चुकी है। वहीं गढ़वा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एंटी क्राइम अभियान के तहत एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जो बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित झारखंड के अन्य जिलों में हथियार बनवाकर सप्लाई किया करता था। इसके पास से एक देसी रिवॉल्वर बरामद किया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति के निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए मौके से 8 हथियार बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसकी जानकारी गढ़वा एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। गढ़वा पुलिस पिछले कुछ दिनों से जो जिनका आर्म्स सप्लाई और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का इतिहास रहा है, ऐसे लोगों का सूची बनाकर उसका सत्यापन किया जा रहा था। तो इसी क्रम में जो पप्पू चौधरी है, उसका प्रेम कुमार चौधरी, उनके पास से एक हथियार बरामद किया गया। जब उनको पूछताछ किया गया तो उनके निशानदेही पे उनके घर से कुल 9 हथियार बरामद हुए हैं। जब इनको उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछा गया तब उनके द्वारा किताब थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों का नाम बताया गया। वहाँ पर भी छापेमारी की गई और वहाँ से जो मिनी आर्म्स फैक्ट्री वहाँ पर जो संचालक थी उसका उद्घाटन किया गया। इसके पहले जो हथियार बनाने का जो भी सामग्री था वो वहाँ से रिकवर किया गया। और राजधानी रांची के डीजीपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, प्रदेश महामंत्री सह प्रभारी सांसद दिलीप सेकिया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कोविड-19 के कार्यों को गिनवाया और इसके साथ ही फसल बीमा योजना के बारे में भी बताया। वहीं रेमडेसिविर पीपीई किट मुहैया कराने और निर्यात पर जोर देने की भी बात कही। वहीं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया। जो सरकारी जमीन है और उन जमीनों को हड़पने की साजिश राजनीतिक संरक्षण से हो रहा है। आज की अखबार सुर्खियों में रोज खबरें, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की बात हो रही है। रूपा तिर्की के बिना यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरा होगा। रूपा तिर्की के मामले को राज्य सरकार सीबीआई में क्यों नहीं देना चाहती? दाल में कहीं काला नजर आ रहा है। आदिवासियत की बात करने वाले सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, आज जंगल जमीन की बात करने वाले यहां के आदिवासी बेटी के परिवार और समाज यदि न्याय मांगने के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बात करता है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी एक संदेह है।
और पाकुड़ जिले के हिरणपुर तोड़ाई स्थित सील किए गए आरएस इंटरप्राइजेज दवा दुकान को दंडाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने जांच के बाद खोल दिया। इस दौरान औषधि निरीक्षक और एसआई भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 7 जून को एसडीओ के निर्देश पर तोड़ाई स्थित आरएस इंटरप्राइजेज दवा दुकान में दंडाधिकारी राम कुमार साहा के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस दौरान जांच कार्य में सहयोग न करने को लेकर टीम द्वारा तुरंत दुकान को सील कर दिया गया था। सील खोलने की गई थी, जिसमें जांच के आदेश भी दिए थे उन्होंने। जांच करते हुए खोल दिया गया। जांच के क्रम में कुल 42 औषधियों का क्रय एवं विक्रय अभिलेख की मांग की गई, जो अभी तक प्रोसेस नहीं किया है। दुकानदार को आदेश दे दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर में सारे औषधियों का क्रय एवं विक्रय उपलब्ध करानी। लाइसेंस है, लाइसेंस में जो औषधियाँ रख सकते हैं, ये उनके पास उस तरह का लाइसेंस है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।